हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए चलते हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी की चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है मानचित्र। देखिए मानचित्र में क्या है कि सिंपल से आपको बात समझनी है कि हमने यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है ना, वो ग्लोब के बारे में पढ़ा है। ग्लोब क्या है, उसकी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे हम पूरी पृथ्वी का जब अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब के थ्रू हम कर सकते हैं, तब हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है कि हम ग्लोब से करें। लेकिन अगर आपको पृथ्वी के किसी एक भाग के बारे में जानना है, जैसे कि आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, किसी राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई जिले के बारे में आपको समझना है, चाहे आप किसी शहर के या गांव के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है ना, जब आपको सिंपली सिर्फ इन चीज़ों का अध्ययन करना है तो उस टाइम पर आपके लिए ग्लोब पूरा उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको मानचित्र का उपयोग करना होता है। अब मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की सतह जो है ना, या इसके किसी एक भाग को के पैमाने को ना आप एक चपटी सी सतह पर दिखाते हैं। चपटी सी सतह या किसी पेपर पर आपको जब दिखाना होता है तो हम मानचित्र की सहायता से इसे दिखाते हैं। ठीक है, किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले या किसी शहर या किसी गांव के बारे में जब आपको जानना है तो। अब चूंकि आपको पता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो क्या है, वो तो गोलाकार है, लेकिन अब हम इसे पूरा चपटा करके दिखा रहे हैं, मानचित्र पे दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल सब कुछ दिखाना इसमें इतना संभव भी नहीं होता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि मानचित्र में हम सारी चीज़ों को दिखा सकें। लेकिन होता क्या है ना कि मानचित्र में आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में जब बना रहे हैं तो ज़्यादा ईजी होता है। अब मानचित्र है क्या, हमारी डिफरेंट या बहुत सी जो तरह तरह की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। अब मानचित्र में आप एक किसी छोटे शहर को दिखाना है, किसी छोटे क्षेत्र को दिखाना है, या उसके कुछ तथ्यों को जब दर्शाना है, तो मानचित्र उस टाइम पर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मानचित्र में ना आपका है क्या कि मानचित्र आपने एक बनाया, ठीक है, कि उसमें आपने कोई चीज़ दिखाई, किसी शहर के बारे में या किसी जिले के बारे में आप दिखा रहे हैं, लेकिन जब मानचित्र का कलेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटलस। तो वही वो कह रहे हैं कि मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटलस। और एटलस पढ़ना जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तभी आपको पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी समझने के लिए एटलस को पढ़ना, एटलस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बताती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि वैसे भी ना लोगों को नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि कहाँ दुनिया में क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप लोग एटलस ज़रूर पढ़ें। फिलहाल हम चलते हैं आगे, और कि यहाँ पर हम बात क्या करें कि मानचित्र में ना क्या होता है कि ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। कैसे, क्योंकि मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर दिखाना चाहते हैं, तो वो अब हमने ये तो कह दिया कि हम डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, पर कैसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके हमें दिया हुआ है। कैसे, सबसे पहला होता है आपका भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है, तो देखिए जब हम पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं उनको दिखा रहे हैं तो वो हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र में हम दिखाते क्या क्या है, जैसे हमें पर्वत दिखाने हैं, पठार दिखाने हैं, मैदान दिखाने हैं, नदियां दिखानी है, या महासागर दिखाने हैं, तो इन सबको हम तरह तरह के मानचित्रों की सहायता से हम इसे दिखाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र इसे कहा जाता है। बात करते हैं राजनीतिक की, तो राजनीतिक मानचित्र क्या है, तो राजनीतिक मानचित्र वो है जिसमें आप राज्य को दिखाओ, नगरों को दिखाओ, शहरों को या गांव को या विश्व के विभिन्न देशों को आप दिखा रहे हो ना, ये देश की जो अलग राज्य हैं उनको दिखा रहे हो। तो जब आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं या उनकी सीमाओं को जहाँ पर दर्शा रहे हैं ना, तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो मुझे उम्मीद है कि भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में आपको अंतर समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है ना कि इसमें किसी विशेष प्रकार की जानकारी दी जाती है, जैसे कि वो आप सड़क का मानचित्र दिखा रहे हो, या कहाँ पर कितनी वर्षा होती है वो मानचित्र में दिखा रहे हो, कहाँ कैसे वन है या कहाँ कैसे उद्योग हैं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर थीम के बेस्ड होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है जी। अब इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए 3 घटक इन्होंने कहे हैं। सबसे पहला क्या, दूरी के बेस पे हम करते हैं, दूसरा हम दिशा के बेस पे करते हैं, और तीसरा हम प्रतीक के बेस पे करते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं ये दूरी, दिशा और आपका प्रतीक है क्या। तो देखिए दूरी क्या है, कह रहे कि मानचित्र होता क्या है, एक आरेखन होता है। आप पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटे से कागज पर या किसी छोटे से पन्ने पर आप दर्शा रहे हो, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। इतनी सावधानी से इनको छोटा किया जाता है ना, ताकि आप स्थानों के बीच की दूरी को, जो उनकी वास्तविक दूरी है, उससे पता लगा सके। अब ये होगा कैसे, ये तभी संभव होगा जब कागज पर आप क्या करें, एक छोटी दूरी स्थल से बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। मतलब छोटी दूरी जो है ना, स्थल की जो बड़ी दूरी है उसको व्यक्त करती है। कैसे करेगी, तो इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं, हम कुछ पैमानों को चुनते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मान लो स्थल पर जो है वास्तविक दूरी जो है ना, और मानचित्र पर जो आपकी दूरी होती है
उसका ना हम एक प्रोपोर्शन लेते हैं, एक अनुपात लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी जो है ना वो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। मानचित्र पर आप इसे कैसे दिखा रहे हैं? 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर रहे हो। तो इसका साफ सा मतलब क्या है कि आपने जो पैमाना लिया है वो क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर पैमाना आप दिखा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस पैमाने के बेस पर ही मानचित्र में जो है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप क्या है दिखा सकते हैं। और अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थान के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल या बड़े भाग जैसे महाद्वीप या देश पर कागज को दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं? तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर क्या है, जैसे 5 सेंटीमीटर आपने लिया और वो क्या दर्शा रहा है? तो स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है? 500 सेंटीमीटर को। तो इसे हम कहते हैं छोटा पैमाना लेना। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। वहीं बड़ा पैमाने वाला मानचित्र क्या है? तो छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आप गांव शहर को अगर आप कागज पे दिखा रहे हो तो आप बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को आप दिखाने के लिए 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। देखिए छोटा पैमाना किसे कहा? जहां पर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो 500 किलोमीटर को। और बड़ा पैमाना किसे कहा है? जहां पर आप 500 मीटर ले रहे हो की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हो। तो ये क्या हो गया? बड़ा पैमाना। ओके, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले जो आपके मानचित्र है ना, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले ज़्यादा जानकारी देते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें आप शो कर सकते हो। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। चित्र 4.1 को देखने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ एक पैमाना बना है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक कुएं और एक वृक्ष की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर को ये 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अब एक पोस्ट ऑफिस ए और करीम के घर ई के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि स्थल यह दूरी कितनी होगी? 120 मीटर होगी। कितनी होगी? 120 मीटर। सॉरी, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर तो नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, इसके बाद सी से एम और एम से बी और बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी होगी। और आप अगर इसे अच्छे से अपने कॉपी पे बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे बना के देखेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। बड़े पैमाने पे के जो मानचित्र होते हैं छोटे पैमाने मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी देते हैं, हमने अभी देखा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, देखिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। ये है आपका विकास का घर, ये है शीला का घर, ये है करीम का घर। ठीक है जी। अब यहाँ से ये है फलोद्यान। क्या है? फलोद्यान। ये है आपका विद्यालय, ये है आपका खेल का मैदान, ये है पेड़, ये है सामुदायिक केंद्र, ये है आपका पोस्ट ऑफिस और ये है दुकानें, ये है कुआं। ओके, अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वहीं वो कह रहे थे ना कि MCDE ये AB आपको जो पहुंचना था तो आप कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से यहाँ ऐसे करके यहाँ पहुंचना है आपको। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिखाना है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से देखें। और यहाँ पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को शो करता है। तो ये तो थी आपकी दूरी वाली बात कि छोटे पैमाने बड़े पैमाने ले लिए। अब हम बात करते हैं दिशा की। देखिए दिशा जो है ना 4 इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है जी, ये 4 दिशाएं हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं को कहते हैं प्रधान दिग्बंधु। क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। दिग्बिंदु, बंधु नहीं, बिंदु, दिग्बिंदु। ठीक है। अब इसके बाद इनकी 4 और सहायक जो दिशाएं होती है ना बीच में, होती है ये उत्तर पूर्व जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ये दक्षिण पूर्व जिसे साउथ ईस्ट कहते हैं, ये दक्षिण पश्चिम जिसे साउथ वेस्ट कहते हैं, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है जी। तो ये सहायक वाली है। ये ये और ये चारों क्या हैं? सहायक हैं। ठीक है जी। ओके, अब यही बात आपको दिशा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ की ओर जो तीर बना होता है ना, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, ये जो ऊ लिखा हुआ है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगर आपको उत्तर पता है तो आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिण आराम से पता लगा सकते हैं ना। तो ये क्या है? प्रधान दिग्बंधु है। बीच की जो 4 दिशाएं ना वो कौन सी हैं? तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से होता क्या है कि किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया जा सकता है। सिंपल। अब ये कह रहे हैं आपने 4.1 देखा, बिल्कुल देखा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए। कैसे? विकास के घर से ना आपको सामुदायिक केंद्र की दूरी और खेल के मैदान की दिशा बतानी है। ठीक है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा बतानी है, और दूसरा दुकान से आपको विद्यालय की दिशा बतानी है। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये रहा सामुदायिक केंद्र, ये रहा खेल का मैदान, ये रहा विद्यालय और ये रही दुकानें।
ठीक है। और इनका डायरेक्शन आपको कहाँ से बतानी है, विकास के घर से बतानी है। ये रहा आपका विकास का घर, तो यहाँ से आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने किया तो। और हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब ये दिक् सूचक क्या है, तो ये एक यंत्र होता है। क्या होता है, ये यंत्र होता है जिसकी सहायता से आप दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा आपके उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। तो दिक् सूचक का नाम याद रखिए। तीसरा था दूरी, हो गया, दिशा हो गई। अब तीसरा आता है प्रतीक। ये प्रतीक क्या है, तो देखिए डिफरेंट चीज़ों को या जगहों को या हम ये कह सकते हैं कि आकृतियों को या वास्तविक घटक को बताने के लिए ना हम क्या करते हैं, तो कुछ हम प्रतीकों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रूढ़ी है। रूढ़ी इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड में यही प्रतीक यूज़ होते हैं। इसीलिए कहीं पर भी आपको लैंग्वेज ना आती हो, लेकिन अगर आपको ये साइंस पता है ना, तो आप इजीली उस जगह पे कहाँ पे क्या है वो आप पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए ज़रा देखते हैं किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक कौन सा है, तो वो है आपका वास्तविक आकार और उसके प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ। जैसे कि वहाँ भवन होंगे, सड़कें होंगी, पुल होंगे, वृक्ष होंगे, रेल की पटरियाँ हैं, कुएं हैं। तो इन सबको दिखाना तो संभव नहीं है, तो इसलिए वे निश्चित अक्षर का यूज़ कर लेते हैं या कोई छाया यूज़ कर लेते हैं या कोई कलर या फिर चित्र या फिर रेखाओं के उपयोग से इन चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी हमें देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से होता क्या है, तो मानचित्र को आसानी से आप बना सकते हैं और इनका अध्ययन भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये साइंस पता है, ये कलर्स पता है। तो आप एक क्षेत्र की भाषा बेशक नहीं जानते, लेकिन आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हो, तो आप इन चिन्हों की सहायता से वहाँ पर पहुँच सकते हो। जैसे रेलवे लाइन है तो वो इस तरीके से दिखाएंगी, बड़ी लाइन को इससे दिखाते हैं, मीटर लाइन को ये इस तरीके से, और रेलवे स्टेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है। ओके, सड़कें हैं, अगर पक्की सड़क है तो ऐसे, कच्ची है तो ऐसे डॉट 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 करके दिखाएंगे। अब सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ऐसी होगी, राज्य की सीमा है तो इस तरीके से थोड़ी पतली लाइन, और अगर जिला है तो उससे भी पतली लाइन से ऐसे शो किया जाता है। नदी है तो देखिए सिंपल सा नीला और इस तरीके से बह रही है। कुआं है तो ये ब्लैक डॉट डार्क वाला। तालाब है तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। नहर है तो ये ऐसे दिखाई जाएगी, और पुल है तो ये साइन बनाया जाता है। ओके, मंदिर का साइन ये है, गिरजाघर का ये है, मस्जिद का ये है, और ये है आपकी छतरी। ओके, फिर हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, और वहीं पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस के लिए ये, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज़ होता है। बस्ती के लिए ऐसा, और कब्रिस्तान के लिए ये साइन यूज़ होगा। पेड़ के लिए ये, और घास के लिए ये साइन यूज़ होता है। हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा काम आएगा। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा पढ़ें। अब इनसे मानचित्र की आपको जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। मानचित्रों की ना एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब सबने माना है कि हम इस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये रूढ़ है, ये क्या है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, जिनको आपके 4.3 में अभी हमने देखा ना, उसमें दर्शाया गया है। अब इनमें ना कुछ विभिन्न रंगों का भी यूज होता है। जैसे अगर जलाशय दिखाना है तो नीले रंग से दिखाएंगे, अगर आपको पर्वत दिखाना है तो भूरे रंग से दिखाएंगे, अगर आपको पठार दिखाना है तो पीले रंग से दिखाएंगे, अगर आपको मैदान दिखाना है तो हरे रंग से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ आपके रंगों का यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र क्या होता है ना, एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर आपकी याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब आपकी जो भी नॉलेज में होता है, आपको जो भी याद हो। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता, मतलब वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष में दिखाने के लिए की जाती है। मान लो ये कह रहे हैं कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन करता है। तो ये जो कच्चा आरेखन करता है ना, इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से उसने बनाया है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेखा मानचित्र। क्या कहते हैं, रेखा मानचित्र। ठीक है, और एक लास्ट टर्म रह गई है खाका। क्या होता है, खाका। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने का खींचा गया जो रेखा चित्र, उसे कहते हैं खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है तो बड़ी जानकारी देगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई कितनी है, किसी कमरे की चौड़ाई कितनी है, मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता इसे, है ना। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र को खींच सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो खाका कहते हैं। क्या कहते हैं, खाका। ठीक है जी, तो ये है आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें तो ये जो आपकी सारी चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको अगर समझ में आई और मानचित्र वाला चैप्टर अगर आपको समझ में आया, तो मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखें, और अगर आप चाहें तो मुझे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के भी आप सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर चेक करूँगी कि आपके आंसर्स कैसे हैं, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी गुड कि हाँ हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छोटे से शुरुआत की जाए, तो एक आपकी अच्छी शुरुआत होती है। आपकी नॉलेज को आप समझ सकते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में आ रही है आप उसे
किस तरह से दिखा रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए छोटे छोटे आंसर्स लिखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं चाहूँगी आप इन आंसर्स को लिखें, और मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टेक गुड लक।